आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र पहली सब ने अब रखी हुई है और वो है कोविड से, जो चीन के शहर वुहान से जन्म लेके दुनिया भर में फैला, एक साल से लगातार दुनिया भर में वाविला करवा रहा है, हर किसी को डरा रहा है और डराते डराते कुछ की जान ले रहा है, कुछ इसकी डर से भी मर रहे हैं। ये कोविड की बात है और इस कोविड की सूरत में कभी ये बहुत इसका ग्राफ ऊंचा हुआ, कभी ज़मीन के नीचे दफन होने तक भी पहुंच गया, लेकिन फिर भी निकलते आ रहा है और मुड़ मुड़ के आके ये कमबख्त लोगों को परेशान कर रहा है, दुनिया को परेशान कर चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बाकी सभी से कहीं न कहीं हर जगह से खबरें आ रही हैं कि कोविड है, परेशान कर रहा है। कुछ शहरों में दोबारा लॉकडाउन की बात भी की जा रही है और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में भी कुछ अफवाहें उड़ रही थी लॉकडाउन होगा, लेकिन क्या वाकई में लॉकडाउन की सिचुएशन में इस वक्त दुनिया है? इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त दुनिया की है वो बहुत नीचे जा चुकी है, तो इस सारे के बीच में एक और लॉकडाउन तो हो नहीं सकता है। तो फिर इलाज यही है कि बचाना अपने आप को, दूरी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल, और उस पर सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने शहरों में, गलियों में, कोचों में हर जगह पे कोविड मुखालिफ लोगों को, जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनकी मुखालफत करते हुए देखे गए हैं, पाए गए, उन पे जुर्माना भी लगाया और उन्हें तलकीन भी की। लेकिन अब हुक्मनामा जारी हुए हैं और ये हुक्मनामे जो जारी हुए हैं ये कोविड वैक्सीन के हवाले से हुए। बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर का कोविड वैक्सीन के हवाले से हुक्मनामा जारी होते हुए असातिज़ा को बताया गया है कि वो निकलें, चाहे वो कोविड ड्यूटी पे हैं या घर में हैं, स्कूल में, जहां पे वो निकलें, आसपास के पास पड़ोस के सभी लोगों को निकालें, उन्हें कोविड का वैक्सीन कराएं, लेकिन 45 साल के ऊपर के लोगों को निकालें। ज़रूरी याद दिलाना चाहेंगे कोविड का वैक्सीन जो है ये इस फेज़ में 45 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को दिया जाता है, ख़ास तौर पर जो कोविड का शिकार हो सकते हैं, कोविड जिन पे ज़्यादा अटैक कर सकता है, उन लोगों को वैक्सीन दिलाने की बात की जा रही है। सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है। बांडीपोरा में भी हुक्मनामा जारी हुआ है और बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर ने हुक्मनामा जारी करते हुए लोगों को बताया है कि कोविड वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, यानी वैक्सीन कराइए, आपको राशन लेना होगा सरकारी राशन कार्ड से, तो जब तक ना आपके पास कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। और फिर शहरों गांव कोविड के हवाले से अफवाहें भी हैं, खबरें भी हैं, हकीकत भी है और हकीकत से بعید बहुत दूर भी की बेपरखियां भी उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल कोविड का बराबर जारी है और कोविड के सारे सवालात के बीच में कुछ लोग सियासत की बात भी करते हैं, बताते हैं कोविड कुछ है नहीं, कुछ लोग बेपरखी भी उड़ाते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिमाचल में नहीं है, दूसरे जो नज़दीक के शहर हैं वहाँ पे नहीं है, तो कश्मीर में कोविड क्यों, कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं वो साजिशों का मामला, जाल जो है वो उस उड़ाने की खबरें भी हो रही हैं। लेकिन कश्मीर में हुक्मनामे और कोविड की क्या सूरत हाल है, मीर हिलाल हांजूरी पूरी तफसीलात जमा करे थे, बताएंगे आपको मीर हिलाल हांजूरी। देखिए सनम, जब से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड आया, उसके बाद लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो निज़ाम है ये सब कुछ डिरील हो गया है, क्योंकि इस कोविड के आने से हर किसी सेक्टर पर जो है असर पड़ा है, यहाँ तक कि मनफी असर पड़ा है। और अब रिसेंटली जो बडगाम इंतज़ामिया की जानब से स्कूल एजुकेशन के तय या टीचर्स से मुतलिक जो ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें अब असातिज़ा को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग इलाकों में जाए और वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ करें इस चीज़ के लिए कि अब वो वैक्सीनेशन के लिए आ जाएं। ऐसा लग रहा है कि अब पब्लिक की जानब से भी इस पर मनफी रद्द-ए-अमल जो है वो आना शुरू हो गया है। समाजी वेबसाइटों से लेकर दूसरी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो असातिज़ा को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वो लोगों को मोबिलाइज़ करे वैक्सीनेशन के लिए, ये सरकार का सही फ़ैसला नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया का सही फ़ैसला नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि एक तरफ जहाँ कोविड चल रहा है और कोविड से एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, यहाँ तक कि जो पहली तलवार लटकी है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका शिकार हुआ है। वहीं पर माना जा रहा है कि इस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव जो एजुकेशन का है या ऑफलाइन एजुकेशन का है, वो ऑनलाइन एजुकेशन, अब उस पर जो है सरकार की तवज्जो होनी चाहिए थी। और जहां सरकार की तवज्जो अब ऑनलाइन को कैसे मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके, कैसे बच्चे के पास पहुंचाया जा सके, कैसे बच्चे को तालीम से मुनव्वर किया जा सके, इस पर फोकस होना चाहिए था इंतज़ामिया का।
वहीं पर उन्हें बेगार के तौर पर दूसरा काम दिया जा रहा है। समाजी राब्ता साइट पर यही कहा जा रहा है कि अब आशा वर्कर्स का काम जो है टीचर साहिबान को दी गई है, जो कतन भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि असातिज़ा एक कौम का असासा होता है और उनसे वही काम लिया जाना चाहिए जिससे बच्चे का मुस्तकबिल जो है संवर सके। इस तरह से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो सही सिमत में नहीं चल रही है। ये लोगों का ख्याल है, जानकारों का ख्याल है, क्योंकि उनका यही मानना है कि अब इस कोविड के इस दौर में ज़रूरी है कि स्कूल एजुकेशन को कैसे मुस्तकम किया जा सके, इन हालात के बावजूद कैसे बच्चों के पास पहुंचा जा सके, कैसे सरकारी जो असातिज़ा है उन्हें ऑनलाइन सिस्टम में लाकर कैसे बच्चे तक पहुंचाया जा सके और जो तालीम है कम अज़ कम तालीम जो है उन तक पहुंचाई जा सके, इस पर फोकस रहना चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरी जानिब डाइवर्ट करके एजुकेशन पर कम तवज्जो का मुजाहरा किया जाता है। न सिर्फ इतना, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो बांडीपुरा की जानब से, अब डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की जानब से भी जो ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें वैक्सीनेशन के हवाले से ही बात हुई है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर 45 से ज़ायद जिनकी उम्र है और वो राशन कार्ड पर सारिफ बने हुए हैं और राशन हासिल कर रहे हैं, तो उनसे भी वहाँ पर कहा गया है कि कोई भी ऐसा शख्स एलिजिबल नहीं होगा राशन के लिए जिसके पास 45 की एज होगी और उसके बाद उसके पास वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट नहीं होगी। तो सरकार का अब ये फोकस है कि वो किस तरह से आम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लाएं, उन्हें वैक्सीनेट करें, उन्हें ये वैक्सीन दे ताकि कोविड पर किसी हद तक जो है काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको वैक्सीन किया और उसको फिर कोविड नहीं लग सकता है। हाँ, चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच जहाँ सरकार का प्राइमरी फोकस ये है कि कैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, कैसे लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि कम अज़ कम असर जो है कोरोना का इन पर रहे। वहीं पर आवाम लोग या जो जानकार है उनका ये भी मानना है कि जो प्रोफेशनल्स है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हीं को इस मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल में लाना जाना चाहिए, बल्कि जो टीचर साहिबान हैं उन्हें उसी मकसद के लिए काम में लाया जाए जिस मकसद के लिए एक उस्ताद एक कौम में हैसियत रखता है और जो उसकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। तो मीर हिलाल हांजूरी का आपने सुना, उस्ताद अब इन्फोर्समेंट विंग के साथ जुड़ गए हैं। तालीम के मैदान में हम बहुत कमज़ोर पहले से ही थे, ख़ासतौर पे हमारे सरकारी तालीमी इदारे तालीम के मैदान में पीछे थे। कोविड ने तो कमर तोड़ के रखी थी और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम भी बीच में आया था, लेकिन इन दिनों असातिज़ा को जहाँ ऑफलाइन छोड़ के अब ऑनलाइन की तरफ तवज्जो देनी थी, अब उन्हें कोविड का मरीज़ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, कैसो भी करना पड़े, वो भी शायद उनको करना पड़ेगा। तो ये कोविड के हवाले से सिचुएशन, तालीम के साथ समझौता करने की बात हम बार बार करते आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी शख्स बचेगा वो कम अज़ कम इल्म के नूर से मुनव्वर होना चाहिए। तो फिर तालीम के असातिज़ा के यहाँ पे बाकी इतने इदारे उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। इंतज़ामिया शायद बाकी मामलात को छोड़ के सारी नज़र फोकस कोविड पे ही डाली हुई है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। टंगडार के इलाके में भी कोविड की सिचुएशन पर सरकार नज़र रखी हुई है और तहसीलदार टंगडार मुश्ताक अहमद खान ने इलाके के लोगों से अपील की है कि जुर्माना अगर नहीं कराना चाहते हो तो फिर SOPs का ख्याल रखें। मुश्ताक अहमद खान टंगडार के तहसीलदार और मीडिया से बात करते उन्हें लोगों से गुजारिश की कि SOPs जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन कोविड ख़तरनाक है और दोबारा सर उठा रहा है, तो सर उठाने से पहले ही इसका सर कुचलना है और वो तभी कुचला जा सकता है जब हम एक्सपर्ट्स की, जब सरकार की राय पे पूरी तरह से कायम दायम रहेंगे। कि अभी कोविड के केसेस का रुझान जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत मिले हैं कि इस बढ़ते रुझान को देखते हुए कोविड की SOPs को ग्राउंड पे लागू किया जाए। इसलिए हमने उन SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कल एक ड्राइव चलाया था और आज भी ग्राउंड पे गए थे। जो भी मास्क वेयरिंग नहीं करेगा, वायलेट करेगा इस नॉर्म को, हम उस पर जो है फाइन लगा रहे हैं, 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ऑफेंस और रिपीटेड ऑफेंस के लिए 1000 रुपीज़। इसके रिगार्डिंग हमारी लोगों से अपील है कि कोविड के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट वेव था उसमें भी 1 लाख केसेस जो है पार नहीं हुए थे, लेकिन अभी सेकंड वेव के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही 1 लाख के पार चले गए हैं केसेस। तो इससे ये खदशात नज़र आते हैं कि कोविड जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो केसेस जो हैं वो बहुत सीवियर आ रहे हैं।
आप जैसा कि आपको भी पता ही होगा कि श्रीनगर के हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी उनके पास आईसीयू में बेड्स तक नहीं है लोगों को एडजस्ट करने के लिए, पेशेंट्स को। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी लोगों से अपील है कि वो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करें और इस बीमारी से बचें। चलिए, मुश्ताक अहमद खान तहसीलदार टंगडार बात करे थे मीडिया के साथ कोविड के हवाले से। मुश्ताक ने एक और मामले पर भी बात की है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम सियासत पे बात करते हैं। और सियासत में आपको नाजरीन को हम बताते चले कि सियासत में झंडे की बात भी की जा रही है, झंडा लहराया जाना, और उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से लेकर आम लोगों का रद्द-ए-अमल भी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाम बदलने से, झंडा लहराने से अगर तरक्कियाँ होती तो हर शख्स झंडा लहरा ही देता, लेकिन सियासी जमातों का अपना रद्द-ए-अमल है, PDP का भी अपना रद्द-ए-अमल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रद्द-ए-अमल इस पे दे रही है। और PDP के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने आज इसी मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कुछ यूं बताया। तो मसला ये नहीं कि किसी बिल्डिंग पे आप झंडा चढ़ा दें, मसला ये है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में कितना बदलाव ला रहे हैं, उसमें कितनी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, लोगों को कितना आराम पहुंचा रहे हैं, गवर्नेंस में कितनी बेहतरी ला रहे हैं। तो इन सारे मामलों में वो फेल हो गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ की सरकारी बिल्डिंगों पे झंडे नहीं होते। आपने खुद कहा सेक्रेटेरिएट में तो बहुत पहले से झंडा था। और अगर झंडे की ही बात हमको करनी है तो फिर तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि RSS के हेडक्वार्टर पे आज़ादी के लगभग 50 साल तक तो उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लहराया है। अगर इससे मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, जैसे कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि बिल्डिंगें और ज़मीन जो है वो इंटीग्रेशन नहीं लाती। इंटीग्रेशन लाएंगे लोगों के दिल। जब लोग के ऐसे महसूस करें कि दिल से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो असल बात। तो हम तो ये मानते हैं कि ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की एक कोशिश है, क्योंकि गवर्नेंस का जो असल मामला है, जो गवर्नमेंट का काम है, वो लोगों की ज़िंदगी में आराम व आसाइश लाना है, डेवलपमेंट का काम है। आप उन सारे मैटर्स को देखिए तो गवर्नमेंट फेल रही है। अक्सर कहा जाता था कि यहाँ डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बाधा है, एक ऑब्स्टेकल है। 370 हो, 35A हो, उसको हटाने के बाद 5 अगस्त के बाद आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। आवाम की जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर होती जा रही है, मुश्किलें गुना गुम बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जब उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं तो फिर ये कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं। ये PDP का रद्द-ए-अमल, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रद्द-ए-अमल है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने रद्द-ए-अमल में भी बताया है कि झंडा और बाकी मामलात और उन पर सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी कहीं न कहीं ज़मीन पे मौजूद रहते हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं। काफ़ी देर तक खामोश रहे और माजी से लेकर हाल तक डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के रिकॉर्ड में बहुत कुछ दर्ज है। और उसी खाते से आज बात निकालते हुए, बात करते हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने भी कुछ इसी तरह के हालात वाक़ात का इज़हार किया। ये अंग्रेजी में कहावत है, मोर लॉयल देन द किंग, क्योंकि ये सारे अफसर दिल्ली वालों ने यहाँ भेजे हैं। मुकामी अफसर तो गिना चुना कहीं होगा। वो समझते हैं कि ये जैसे मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि आप इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हो। आप साफ बता रहे हो सबको कि लोग आपके साथ नहीं हैं। लोगों को जो है दूरियां जो लोगों में पैदा हुई हैं, वो लोगों में दूरियां पैदा आपकी वजह से हुई हैं। अब आप इन इक़दामात से आप समझते हो कुछ चमत्कार होगा, वो होगा नहीं। हम उस दिन से यहाँ हैं जिस दिन से एक मशरूत और महदूद इलाक़ महाराजा हरि सिंह के दस्तावेजी इलाक़ के तहत 1947 में हुआ। ये झंडा उस वक्त से यहाँ हमारे दफ्तरों में है। ये जो दिल्ली के आकाओं को खुश करना चाहते हैं ताकि यहाँ जो इस वक्त 5 उंगलियाँ घी में हैं और जिसको कहते हैं वो सिस्टम चालू रहे, ये इनका काम है। बाकी कहाँ पहुँचे आप, वो तो दफ्तरों, सरकारी दफ्तरों की बात करें। ये कहाँ उसमें तो इन तुक लगाते हैं, आप ही तुक लगाइए। ये सरकारी करें, सरकारी दफ्तर झंडा लहराने की बात की है, वो जाने तो काम जाने। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग है, अगर सरकार ने ये फैसला ले लिया है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, करें। इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, इससे नुकसान ही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर हैं और अली मोहम्मद सागर कश्मीर की सियासत के चप्पे चप्पे या यूं कहें पत्ते पत्ते से वाकिफ भी हैं और कश्मीर की सियासत के कई दौर देख चुके हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सियासत के हवाले से अली मोहम्मद सागर कहते भी हैं और करते भी रहते हैं और आज भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासी सूरत के पस मंज़र में कुछ इस तरह से बताया। हमें ये क्यों एक्सप्लेनेशन देनी है, हम थोड़ी किसी के सर्टिफिकेट चाहिए हमें कि वी आर नेशनलिस्ट, वाई विल हम इतने गुजरे नहीं है कि हम अपनी पेट्रियाटिज्म को साबित करने के लिए कहेंगे कि ये चीज़ करेंगे, ये काम करेंगे। तो क्या डाउट है हम पे? जम्मू कश्मीर के लोगों के डाउट पे है जिन्होंने नकली बंदूकों से 47 में लड़ा जब रेडर्स आए। उस वक्त जब कश्मीरी ठीक था, काबिल भरोसा था, आज उस पर शक किया जा रहा है। क्यों शक किया जा रहा है? किस लिए? क्या ये हमारे सारे मुल्क हिंदुस्तान में मुझे बताइए किन जगहों पे ये है, किन बिल्डिंगों पे ये है? तो यहाँ आप क्यों जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें आप यहाँ के पॉपुलेशन के दिलों में शुकूक पैदा करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये जो फैसला जो करेंगे, ये जो लैंड के दूसरे फैसले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए लोगों के दिल जीतने हैं। अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो वो काम करने चाहिए जिससे ये जो हालात ख़राब हुए हैं पिछले 2 साल से उसको ठीक करना है, लोगों के लीडरों को ऑन बोर्ड लेना है, बात करनी है, ये जो खून खराबा का माहौल है इसको दूर करना है, रास्ते खोलने हैं। तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोग भी तरक्की करेंगे। बाकी कौमी झंडे के खिलाफ कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बिल्डिंग पे झंडा चढ़ाने से कुछ हम जो हमारा खोया हुआ है वो वापस लेंगे। कौमी झंडा की इज्जत दिल से होनी चाहिए। वो लोगों वो तमाम मुल्क में उसकी एक प्रेसिडेंट है कि कहाँ जहाँ उसका एहतराम हो, उसकी सेंटिटी रहे, उन जगहों पे हो। आप हर बिल्डिंग पर हर नुक्कड़ पर लगाएंगे तो मुझे लगता है वो उनका फैसला है, उनको उस पर अपनी राय का रजामंद जाहिर करना चाहिए। ये सियासत का एक पहलू, लेकिन सियासत के इसी पहलू में पीडीपी में कहीं न कहीं आए रोज़ कोई न कोई खबर पीडीपी के हवाले से आई जाती है और आज बांडीपोरा से खबर आई है कि बांडीपोरा के बुनगाम के इलाके का डीडीसी का मेंबर जो पिछले दिनों पीडीपी टिकट पर वहां से जीता था ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब्दुल गनी भट्ट जो पीडीपी के वहां के डीडीसी मेंबर थे उन्होंने अपनी चिट्ठी पीडीपी जनरल सेक्रेटरी को लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि मुझे अफसोस है कि मैं पीडीपी को छोड़ रहा हूं। अब अफसोस किस बात का ये बताया तो उसमें नहीं है और अफसोस के साथ साथ किन हालात में उन्होंने छोड़ा ये भी नहीं बताया है, लेकिन पीडीपी से किनारा कशी इख्तियार की है बांडीपोरा से। लेकिन इधर की खबर करें कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला बीमार थे, कोविड के मरीज हो गए थे, श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल किए गए थे और श्रीनगर के अस्पताल में उन्हें रियासत के एलजीबी उनसे मिलने गए थे, खैर आफियत भी उनकी पूछी, मुकम्मल इलाज के हवाले से सरकारी इकदाम उठाने की भी उन्होंने बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्कों ने और ख़ासतौर पर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कश्मीर के डॉक्टर काबिल है, वो यहाँ भी इलाज करा सकते और यूँ फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में इलाज उनका जारी है। इस दौरान खबरें ये भी आ रही हैं कि वो रुबए सेहत हो रहे और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान लीडरान ने दुआया मजालिस का एहतमाम भी किया था और इन मजालिस में फारूक अब्दुल्ला की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआएं भी की जा रही थी। हमारे कायद सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ दिनों से अलील थे, इस कोरोना की बीमारी के मुब्तला शिकार हो चुके हैं। वो तो डॉक्टरों ने फिर पहले घर में ही थे वो पेशेंट, लेकिन डॉक्टरों ने फिर सजेस्ट किया कि नहीं इनके लिए बेहतर होगा अगर ये हॉस्पिटल हो जाए, वहाँ पर प्रॉपरली इनका केयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, जो आज की लेटेस्ट उनकी है तबीयत सुधर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और रिकवर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उस सिलसिले में हमने आज यहाँ श्रीनगर में ऐसे ही बाकी जितने भी सदर मकामात हैं हमारे कश्मीर वैली की जो प्रोविंस में भी, वहाँ पर कारकुनों ने वो दुआया मजालिस का एहतमाम किया है। हमने भी उस सिलसिले में यहाँ पर एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया, अल्लाह ताला से दुआ मांगी क्योंकि वही एक है अल्लाह ताला ही जो शिफा बख्श सकते हैं।
फारूक अब्दुल्ला रुबे सेहत हो रहे हैं, ये डॉक्टरों का कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान दुआएं कर रहे हैं, खुसूसी मजालिस की जा रही हैं। लेकिन आपको नाज़रीन शहर श्रीनगर की दिलदोज़ खबर एक और भी आपको शहर श्रीनगर से बता ही देते हैं। आपको याद होगा कल ही श्रीनगर के हफ्तनार के इलाके में एक दिलदोज़ आग लगने के वाक़े में एक ही फैमिली के 2 अफराद लुक़्मे अजल हुए थे और आज धमाका होने की खबर है। और ये धमाका गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है श्रीनगर के नवा कदल के इलाके में। आज सुबह बताया जाता है कि एक मकान में आग लगने के बाद धमाके की आवाज़ सुनाई दी और जिसमें आधा दर्जन के करीब लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। ये वाक़ा श्रीनगर के नवा कदल के इलाके में पेश आया है। कल ही हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के नज़दीकी इलाके में वाक़ा पेश आया है। बहुत ही दिलदोज़ वाक़ा था, एक बच्चे की उसमें मौत वाक़ा हुई थी, खातून की मौत वाक़ा हुई थी। और आज खबर श्रीनगर के नवा कदल के इलाके से है। ये श्रीनगर की खबर। लेकिन आपको नाज़रीन नामला उड़ी का ये मंजर भी हम आपको दिखाते हैं। बारामूला से लगभग 32 किलोमीटर दूर नामला उड़ी का इलाका, और यहाँ पर पुलिस को ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। टीयर गैस भी चलाते हुए देखा गए, धुआं भी उठते हुए देखा गया और जवाब में मुकामी लोगों की तरफ से पत्थरबाजी का वाक़ा भी हुआ। ये मामला सड़क के मामले को लेकर था और सड़क के मामले को लेकर यहाँ मुकामी लोगों ने आज सड़क बनाए जाने के एक मामले पर रोक लगाने की कोशिश करते हुए बताया कि सड़क तो इलाके में सरकार बना रही है, अच्छा काम कर रही है, मुकामी लोग कहते हैं, लेकिन ये सड़क आवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये सड़क कुछ लोगों को जिनके बारे में बताया गया कि वो बड़े बाजू वाले, उनके लिए मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंतज़ामिया ने किया। और मुकामी लोगों का इल्ज़ाम ये भी कि वो पहले वहाँ इंतज़ामिया के पास गए थे, इंतज़ामिया को बताया था कि सड़क जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से निकाली जाए, न कि यहाँ से। ताहम इंतज़ामिया ने नहीं माना, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया और ठेकेदार के काम में रुकावट डालने के लिए मुकामी लोग आज सड़क पे आए थे और इसी सड़क को रोकने के लिए मर्द और जन नारेबाजी भी करे थे। और जब बात बढ़ती गई तो बातचीत इस मामले के दौरान कुछ पत्थर भी चलते देखे गए, टीयर गैस भी होते देखे गए, भागम दौड़ भी देखी गई और लोगों में गम गुस्सा भी देखा गया। तो यहाँ पे मसला ये है सर, जब यहाँ से रोड शुरू हुआ, जब इसकी मेजरमेंट हुई, इसकी नाप हुई, तो यहाँ से इन्होंने किसी को बताया नहीं, पूछा नहीं और नाप अपने आप खुद की। क्या जो इसका ठेकेदार था और उसके बाकी जो साथी थे वो मिल करके उन्होंने एक मैप बनाया और उसके ज़रिए से यहाँ से हम रोड लेंगे। बाकी जो बस्ती है, बाकी जो मोहल्ला है वो नीचे रह गया रोड से। और रोड को भी दिखाया यहाँ से कम जो आगे ज़मीनें रोड में लगाई है वो 400 मीटर नीचे है, उससे ऊपर ही रोड अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। और आगे रोड लेने के लिए क्या है कि 2-3 गाड़ी इनको विलिंग थे, उनसे साइन वाइन करवा के रोड ले गए। और यहाँ पे 2-3 आदमी ऐसे थे जो हमारे मर गए थे, तकरीबन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मर चुके हैं। उनके इन्होंने फराड अंगूठे साइन करवा के और वो DPR तैयार किया। तो DPR के खिलाफ इन्होंने रोड निकालकर यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे। अब इस रोड को दिखाया नामला टू दक्कन टू गनई मोहल्ला गरकोट। तो गनई मोहल्ला गरकोट में रोड आज से 2 साल पहले पहुंच गया और उससे ऊपर एक कलर बस्ती है, उसके लिए रोड लेना चाहते थे, वहाँ भी रोड पहुंच गया है। अब ये हथगर्मी कर रहे हैं, अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनें जमीन है, ये किसी का नहीं है। मसला ये है, रोड कोई रोकता नहीं, लेकिन रोड निकले उसका आदमी 10 से, अगर 10 को फायदा होगा चलो अच्छी तरीके से निकले, लेकिन एक घर के लिए रोड जा रहा है, पूरी बस्ती दूसरी साइड है, दूसरी तरफ, तो ये कौन सी कानून है। और चलिए नाज़रीन, अब शहर के नज़दीकी इलाके का भी रुख करते हैं। ये ज़ैनाबाग है, ये श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम के कन्हामा के इलाके में है। और यहाँ के मुकामी लोग आबपाशी महकमे यानी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमे से नालान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि जहाँ यहाँ पे जो आबपाशी के लिए नहरें, सैराब करने के लिए जो नहरें सरकार ने बहुत पहले बनाई गई थी, उनकी मरम्मत का काम हुआ नहीं है, उनकी सफाई सुथराई का काम नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इन नहरों पे कब्जा कर रखा है, कुछ लोगों ने दुकानें और दूसरे इदारे खड़ा कर रखे हैं। और यूँ ये नहरें जो खेतों को पानी सैराब करने का काम करती थी, अब किसी काम की नहीं है। और मुकामी लोग इंतज़ामिया को मुकामी लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया को बार बार बताने के बावजूद भी इस पर इक़दामात नहीं उठाए गए। और यहाँ पे मुकामी लोग ये भी कह रहे थे कि एक तो इन नहरों की मरम्मत की जाए ताकि उनके खेतों को पानी सैराब हो सके, और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तामीरात इन नहरों पर खड़ी की गई हैं उनको भी हटाया जाए ताकि इलाके के लोग सुख शांति से रह सकें। कह उम्मीद युस दाने कर वजह कल सारे ब्लॉक गसान बेहतर ब्लॉकस
तो थवान तम मान तुम इरविन आवा ऊर आद योतान कि बेल टाइम वोत वनकस कि वनकस मान तुम आबू टोटल कहें गसान इरीगेशन तम थवान बेकार कर पे जमीन लफ्ज आव न वन तान कह महकमा सह सान दादन वात यसान यह कि वन वनकस अगर दिन कल वनकस कर क्लियर तो गोजान दिन थो जमीन बेकार कन्हामा बड़गाम के लोग नहरों को सैराब करने वाली नहरों के हवाले से सरकार तक बात पहुंचाने थे और सीपी कलान बीके पोरा बड़गाम के लोग भी यही मामला लेकर थे और वहां पर भी यही वाविला था कि सैराबी जो नालियां हैं, जो नाले हैं और उसके साथ साथ नहरें जो सरकार ने बनाई हैं, कहीं कभी कभी उन पर बड़ी रकूमात खर्च की गई हैं, लेकिन उन नहरों की कोई देख रेख नहीं करे। और यहाँ पे भी यही मामला, कहीं इस नहर पे किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने नाजायज़ तामीर खड़ा कर दी है और कहीं कहीं इन नहरों की हालत खस्ता हो चुकी है। और फिर इस सारे के बीच में इंतज़ामिया यानी इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट यहाँ पर भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। चौकपुर कलान असली नहर यह गई 3-4 वरी जमीन बेकार यह कल ना कड़ने कहें यह घर वाले खेम बाकी खेम गए DC सबस अक दह गए पटवर सबस तथ पे अमल ग कहें बेस कली कल ग क्लियर वो बेल करो जमींदारी नत जमीन बेकार अस पे गोस गन इंसाफ। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल इन हालात में। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।